न्यूट्रिएंट्स दो तरह के पाथवेज होते हैं और ये एक को कहते हैं C3 क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। C4 इसलिए कहते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट इसमें बनता है उसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। अब कहाँ पर ये पाया जाएगा, कौन से इनके रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स होंगे? तो ये मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स जो हैं, सीरियल्स, टोबैको, बीन्स एक्सेट्रा। और C4 में कौन से प्लांट्स होंगे? मेज होगा, शुगर केन होगा, sorghum होगा, मिलेट होगा एक्सेट्रा। बहुत सारी ग्रॉसेस भी इसमें हैं। टेम्परेचर राइज, एक नॉर्मल टेम्परेचर क्रॉप के लिए 25 डिग्री है और 25 डिग्री से 35 डिग्री जाते जाते C3 फोटोसिंथेसिस में या तो नो चेंज या लोअर रेट थोड़ा हो सकता है। और इसमें जो है C4 प्लांट्स में ये 50% ग्रेटर हो जाएगी जितना हो रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 10 डिग्री बढ़ जाने पर ये 50% इसमें C4 में फोटोसिंथेसिस अधिक होने लगेगी। फोटोसिंथेसिस में होता ही क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन का फिक्सेशन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड में इनऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और जो सन की एनर्जी होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में आ जाती है। वाटर लॉस कैसा होगा? C3 में अबाउट 50% हायर लॉस है इसके C4 के कंपैरिजन में, और इसमें उसी तरह से उतना कम है। मेसोफिल और बंडल सीड सेल्स, आप जानते हैं कि लीफ एनाटॉमी में जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, मेसोफिल सेल्स पाए जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और बंडल सीड सेल्स भी पाए जाएंगे। जो C3 प्लांट्स हैं वो उसमें सिर्फ एक तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहने का मतलब ये कि मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा लेकिन बंडल सीड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। C4 प्लांट्स में क्या होगा? मेसोफिल सेल्स में लार्ज ग्रैना होगा। ग्रैनम सिंगुलर है और ग्रैना जो है प्लूरल है, तो उसमें लार्ज ग्रैना पाया जाएगा मेसोफिल में। और बंडल सीड सेल्स में या तो नो ग्रैना ही नहीं रहेगा, या यदि है तो बहुत कम रहेगा, वेरी फ्यू एंड स्मॉल। देयरफॉर जो C4 प्लांट्स हैं उसमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। डाइमॉर्फिक के मतलब 2 मॉर्फोलॉजी हो गई उसकी, एक में बहुत प्रोमिनेंट है और एक में बहुत ही कम है, रुडिमेंट्री है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में कैरेक्टरिस्टिक क्रंच एनाटॉमी पाई जाएगी। क्रंच एनाटॉमी क्या होती है? इसमें जो वेन होती है लीफ में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, उसको मिला के वेन कहते हैं वेस्कुलर बंडल को, उसके चारों तरफ सराउंड करती हुई 2 रिंग होती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो है मेसोफिल सेल्स की रिंग होंगी जिसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और मेसोफिल लेयर के नीचे बंडल सीड सेल्स की लेयर होगी। और ये बंडल सीड सेल्स की जो लेयर है इसमें या तो ग्रैना नहीं पाया जाएगा या बहुत कम पाया जाएगा और रुडिमेंट्री कंडीशन में पाया जाएगा। तो क्रंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स की एक खास पहचान है। फिर हम आपको एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि CO2 फिक्सेशन कैसा है C3 और C4 में। तो C3 प्लांट्स में इट ऑकर्स वंस, एक बार होता है। सीधे बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड वो केल्विन साइकिल में आएगी जिसमें एक बार उसका फिक्स किया जाएगा, फिर उसका रिडक्शन होता है और फिर रीजनरेशन हो जाता है RuBp का। तो इस तरह से केल्विन साइकिल चलती रहती है 1। इसमें क्या होगा? इसमें ट्वाइस जो कार्बन का फिक्सेशन है 2 बार। पहली बार मेसोफिल सेल्स में, ये जो सेल्स हैं इसमें पहली बार होगा जिसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाहर की आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर आएगी उसे रिएक्ट करेगी और एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगी, और फिर वो 4 कार्बन कंपाउंड जो कि ऑक्सैलोएस्टिक होगा या ऑक्सैलोएस्टेट होगा वो मैलेट में चेंज होगा। मैलेट फिर मैलेट संट के द्वारा आ जाएगा बंडल सीड सेल्स में। वहाँ पर बंडल सीड सेल्स में मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब उससे कार्बन निकलेगा। तो जो कार्बन निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा, और दूसरी जो चीज़ निकलेगी वो पायरुवेट निकलेगी। तो वो पायरुवेट जाके फिर पेप बना देगी और फिर वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, उसको शॉर्ट में पेप कहेंगे, फिर वो पेप जो है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके
तो ये साइकिल वहाँ इस तरह से चलती रहेगी। तो एक साइकिल तो मेसोफिल सेल में चलेगी और दूसरी साइकिल जो है वो बंडल शीथ सेल में चलेगी। ये जो बंडल शीथ सेल हैं। CO2 एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है? C3 प्लांट्स में RUBP है। RUBP का बच्चों ये पूरा नाम है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो इसको शॉर्ट में कहेंगे, बड़ा लंबा नाम हो जाता है RUBP। और जो एंजाइम RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने में हेल्पफुल होगी, जो इस रिएक्शन को पॉसिबल कराएगी, उस एंजाइम को रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। इसमें दोनों एक्टिविटी होती है। इसमें C फॉर कार्बोक्सिलेज और O फॉर ऑक्सीडेज। मतलब ये एक ऐसी एंजाइम है जिसमें एक ही एक्टिव साइट दो फंक्शन करती है, कार्बोक्सिलेशन का, कार्बन को फिक्स करने का, और ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीजन को कंबाइन करने का। तो ये दोनों एक्टिविटी है। तो कार्बोक्सिलेशन के द्वारा ये दोनों फंक्शन होगा, कार्बन का फिक्सेशन होगा। तो मेसोफिल सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड को पहला जो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, जो रिएक्ट करेगा, उसको कहेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप। और बंडल शीथ सेल में जो पाया जाएगा मॉलिक्यूल वो RUBP होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। आप जानते हैं कि केल्विन साइकिल में जो नॉर्मल साइकिल चलती है उसमें RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होती है वो विच इज़ इनएफिशिएंट। उसकी इफिशियंसी क्यों कम है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन भी कराती है और कार्बोक्सिलेशन भी कराती है, तो इसलिए इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। और C4 प्लांट्स में, मेसोफिल सेल्स में पेप कार्बोक्सिलेज होगी, पेप फॉर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और उसी में कार्बोक्सिलेज लगा दीजिए तो वो एंजाइम हो गए विच इज़ वेरी इफिशिएंट, जो बहुत इफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। और बंडल शीथ सेल में क्या होगा? बंडल शीथ सेल में कौन सी एंजाइम लगेगी? तो बंडल शीथ सेल में RUBP कार्बोक्सिलेज विच इज़ वेरी इफिशिएंट। हम यहाँ कह रहे हैं कि ये इनएफिशिएंट है और यहाँ पर कह रहे हैं कि वेरी इफिशिएंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि RUBP कार्बोक्सिलेज और इसमें ऑक्सीडेज भी लगा रहता है। जब ये एंजाइम को दोनों को जब कॉमन बोलते हैं तो रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को की ये प्रॉपर्टी है इस एंजाइम की कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इक्वल अमाउंट में हैं तो रुबिस्को की एक स्वतः एफिनिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये ज़्यादा ये एफिनिटी रखेगी एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्योंकि बंडल शीथ सेल में कहीं से बाहर से ऑक्सीजन नहीं आती और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आती है। वहीं पर मैलेट का बंडल शीथ सेल के अंदर ही मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसी सेल के अंदर ये एंजाइम भी है, तो बहुत अच्छी इफिशिएंटली फंक्शन करेगी क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बंडल शीथ सेल के अंदर। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मॉलिक्यूल जब पहली बार रिएक्ट करेगा तो पहला मॉलिक्यूल क्या बनेगा? तो C3 प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, साइट में इसको PGA भी लिखते हैं। यह एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन हैं। और C4 प्लांट्स में जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो पहला कंपाउंड जो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगी। इसको ऑक्सैलो एसीटेट भी कहते हैं। यह एक 4 कार्बन कंपाउंड है। कहने का मतलब इसमें कार्बन के 4 एटम्स लगे हुए हैं। इसको C4 एसिड भी कह देते हैं। बंडल शीथ सेल में क्या होगा? यहाँ जो RUBP से और कार्बन डाइऑक्साइड जो कंबाइन करेगी वो केल्विन साइकिल चलाएगी। इसमें कोई फर्स्ट प्रोडक्ट बनने का सवाल ही नहीं। फर्स्ट प्रोडक्ट तो इसका ये बना हुआ पहले से इसमें मौजूद है, तो ये यहाँ पर केल्विन साइकिल चलेगी। और ये इफ़िशियंसी, ये सिस्टम जो है लेस इफ़िशियंट है फोटोसिंथेसिस के लिए एज़ कंपेयर टू C4। ईल्ड, कैसी उपज होगी, कैसी पैदावार होगी? तो ये मच लोअर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में आती है, इन मेसोफिल्स में आती है, वो ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ निकल जाती है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। और इसमें जो है वो फिक्स हो जाती है, उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने की जगह नहीं है, ये इसको ज़्यादा फिक्स हो जाता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें बनता है। स्टूडेंट्स, एक दूसरे प्लांट्स भी होते हैं जिसको CAM प्लांट्स कहते हैं, और एक फैमिली होती है क्रैसुलिएसी, जो कि हॉट और ट्रॉपिक कंडीशन में होगी, जहाँ थोड़ा मॉइस्चर होगा वहाँ प्लांट सकुलेंट होते हैं। आप बहुत कॉमनली देखते होंगे पाइनएप्पल, या बहुत सारे लोग अपने गमलों में स्टोन रख के कुछ कैक्टस ग्रो कराते हैं। ऐसे प्लांट्स एक तरह का मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, उसको कहते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। और ये क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म अपने फोटोसिंथेसिस को 2 सेल में नहीं अल्टरनेट करती है, ये 2 सेल नहीं यूज़ करती, एक ही सेल यूज़ करेगी। मीजोफिल सेल को ये यूज़ करती है अपनी साइकिल को चलाने के लिए, लेकिन अपनी फोटोसिंथेसिस को ये 2 पार्ट में ब्रेक कर देती है। एक नाइट फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें उसके स्टोमेटा खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है, और डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जब क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर लाइट रिएक्शंस चलने लगते हैं, और उसके द्वारा डे नाइट फोटोसिंथेसिस करके अपने कार्बन लॉस को ये मिनिमाइज करता है। तो C4 प्लांट्स और ये CAM प्लांट्स, जिसको क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट कहेंगे, क्रैसुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होंगे, ये दोनों तरह की जो चीज़ें हैं C4 और ये अपने फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करते हैं। कहीं कहीं तो ये लिखा जाता है कि C4 में एब्सेंट है, लेकिन एब्सेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है फोटो रेस्पिरेशन। C3 के कंपैरिजन में C4 में थोड़ा सा ATP ज़्यादा कंज्यूम होता है। कैल्विन साइकिल के अलावा 12 ATP के मॉलिक्यूल्स इस साइकिल को चलाने में अधिक खर्च होते हैं। और C3 जो पाथवे है वो तो C3 प्लांट्स में भी है और C4 प्लांट्स में भी आप देखिए पाया ही जा रहा है। एक डिफरेंस और है C3 और C4 में कि C4 प्लांट्स में मैलेट संट पाया जाता है। वो मैलेट संट क्या करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलेट बनता है, और वो मैलेट जो है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में आता है, और जो संट काम करता है उसको कहते हैं मैलेट संट। वो C3 में नहीं है। C3 में एक ही तरह के सेल्स, मीजोफिल सेल्स ही अपने फंक्शन करते हैं।